Hello students, myself Dr. A.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology Bulandshahr, and now the topic for discussion today is Introduction to Pathogenic Organisms. So now we will discuss about pathogenic organisms, how they are classified, their role, their functions and identification markers in specifically zoological purpose पे. So सबसे पहले जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेनिक का मतलब हुआ एक ऐसे एक्सटीरियर मटेरियल्स जो किसी भी बॉडी में अगर एंटर कर जाएं तो किसी भी डिजीज को कॉज करने का काम करते हैं, बीमारी उत्पन्न करने का काम करते हैं। ऐसे सभी बाह्य तत्व या एक्सटीरियर मटेरियल्स पैथोजेंस कहलाते हैं। ये सभी लिविंग फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग फॉर्म्स में भी। नॉन लिविंग्स का मतलब है हम यहाँ पे वायरस को इंक्लूड करते हैं, तो वो नॉन लिविंग फॉर्म्स में पैथोजेनिक्स फैक्टर्स के रूप में माने जाते हैं। मोस्टली सभी लिविंग फॉर्म्स में ही होते हैं क्योंकि एकदम प्राइमरी स्टेजेस के ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली प्रोटोजोन्स होते हैं और लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। तो इसीलिए ऐसे पैथोजेंस जिनका शरीर के अंदर प्रवेश मात्र से ही किसी बीमारी का उत्पन्न होना या बीमारी के लक्षण उत्पन्न होना पाया जाता है, वहाँ पे पैथोजेनिक इन्फेक्शन या पैथोजेनिक इन्फ्लुएंस माना जाता है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा जनरल पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं, इन्फेक्शस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस which include bacteria, fungi, protozoa, worms, viruses and even infectious proteins called prions। यानी कि अगर हम ऐसे तत्वों को लें, पैथोजेंस का मतलब पैथ का मतलब एक इस तरीके के बाह्य आक्रामक या ऐसे तत्व जो शरीर के अंदर जाकर बीमारी को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं, वो सभी पैथोजेंस कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, यानी कौन कौन से जीव जंतु शामिल हैं जो बीमारी उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो मोस्टली देखें अगर हम तो वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ अपने आप में एक फाइलम है जिससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वो सभी मोस्टली पैथोजेनिक रूप में पैरासिटिक कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। यानी कि पैरासिटिक जो नेचर है उन जीव जंतुओं में वो देखने को मिलता है। तो पैरासिटिक नेचर अगर उसके अंदर मिलता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी होस्ट का सहारा लेंगे, यानी न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए किसी बॉडी को एज ए होस्ट वो अपने अंदर समाहित करेंगे, उसके अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर के न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए भोजन की प्राप्ति करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे एसिम्प्टोटिक कैरेक्टर्स होंगे जो दोनों के बॉडी कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व रिलीज करेगा या टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन है, पैथोजन से मतलब है कि मैं मान के चल रहा हूँ कोई हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस है, सपोज करिए ये एक बैक्टीरिया है। अब अगर ये एक बैक्टीरिया है तो इसकी अपने आप में कोई BMR होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होगी, ये BMR हो गया। अब इस BMR के अकॉर्डिंग इसकी एक लाइफ साइकिल है, इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल्स है और इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशंस है जब ये सेल डिविजन्स के दौरान अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट को शो करेगा, जिसकी वजह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग इसमें जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट होगा, ऑफ स्प्रिंग्स तैयार होंगे। अब ये तो केस हुआ बैक्टीरिया का, हम यहाँ पे ले लेते हैं बैक्टीरिया। अब इसी तरीके से मान के चलिए यहाँ पे हम एज ए सिम्बॉलिक यहाँ पे ले लेते हैं एक ह्यूमन को ले लेते हैं, एक मैमल्स है उसमें हमने ह्यूमन बींग्स को ले लिया। अब इस पर्सन की, इस ह्यूमन बींग्स की अपने आप में एक लाइफ साइकिल है, इसकी बॉडी है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, एनाटॉमी है और सभी वाइटल कंडीशंस हैं, तो इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल्स है अलग तरीके से। अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया जब इस ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर करेगा, किस पर्पस के लिए? न्यूट्रिशन के लिए और अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी इसे एक होस्ट चाहिए। पैरासिटिक है तो पैरासिटिक में क्या होता है कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है,
और जो ह्यूमन बीइंग है यानी जो होस्ट है उसको नेगेटिव पॉइंट रहेगा, यानी उसका नुकसान ही होना है, क्योंकि उसके अंदर से न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी। और जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स डाइजेशन के थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू या अन्य वाइटल एक्टिविटीज़ के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से इसका नेगेटिव इफेक्ट ही आना है। तो ये माइनस इफेक्ट में रहेगा, ये प्लस इफेक्ट में रहेगा, पैरासिटिक फॉर्म है। तो जब ये बैक्टीरिया इस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एंटर करेगा तो दोनों की लाइफ साइकिल्स और वाइटल एक्टिविटीज़ के बीच में एक तरीके का विरोधाभास होगा, यानी इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू कुछ ना कुछ अपोजिशन मैटर्स क्रिएट होंगे। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया अपने आप को कोशिश करेगा सरवाइव कराने की इस होस्ट के अंदर, और इधर जो होस्ट है यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जो ये पैरासिटिक फॉर्म है यानी जो पैथोजेंस है उससे रिलीफ मिल जाए, यानी किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है टॉक्सिक मटेरियल की वजह से वो ना हो। तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होगा, जो स्ट्रगल होगा, वो अपने आप में पैथोजेनिक कंडीशंस को शो करता है, वही एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स होंगे। एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स का मतलब इसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के थ्रू कुछ ऐसे सिस्टम शो करेगा जिसकी वजह से पता पड़ जाएगा कि इस ह्यूमन बीइंग के अंदर किस प्रजाति का या किस कंडीशन का पैथोजन एंटर किया हुआ है और उससे कौन कौन सी हानियाँ शरीर को हो रही हैं। तो इसी तरीके से प्रोटोजोन्स हो गए, वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स की अगर बात करें तो मोस्टली ये आपके होते हैं हेलमिंथ पैरासाइट्स होते हैं, प्लेटी हेलमिंथ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ इकाइनोडर्मिट्स होते हैं। वायरसेस अपने आप में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है, तो ये भी सबसे पहले पैरासिटिक फॉर्म्स को ही शो करते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम प्रियॉन्स बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं कई बार हम यहाँ पे पढ़ते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि अपने आप में इम्यूनिटी ने ये कंसल्ट किया हुआ है कि स्पेसिफिक टाइप की जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, जिसे हम आईजी के नाम से पढ़ते हैं, जिसे एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन्स जिसके 5 टाइप्स है, वो 5 टाइप्स के प्रोटीन्स ये आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जितनी भी टाइप्स के अमीनो एसिड से बनी हुई प्रोटीन्स हैं उनका सीक्वेंस इसके सीक्वेंस के साथ मैच होता है या नहीं, यानी प्रूफ रीडिंग के दौरान इनके सीक्वेंसेस अन्य दूसरे प्रोटीन के सीक्वेंसेस के साथ मैच होते हैं, लाई अप होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हो जाते हैं तो एक्सेप्टेड है, शरीर उस प्रोटीन को अंदर जा कर के प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोटीन आ जाए जो इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन के थ्रू पास नहीं किए जाते, यानी कि आइडेंटिफाइड नहीं किए जाते, तब वो उसका रिपल्शन स्टार्ट कर देता है, प्रतिकृतित करता है, यानी उस प्रोटीन को वो एज ए पैथोजेंस कैरेक्टर शो करता है, उसको नीड करता है। ऐसे सारे प्रोटीन्स जिसको इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन्स के द्वारा रीड किया जाता है और वो रिपल्सन के मोड में आ जाते हैं, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करके बता देता है कि बॉडी के अंदर ऐसा प्रोटीन पहले से उपस्थित नहीं है या उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रियॉन्स, यानी एक ऐसे टाइप्स के स्पेसिफिक प्रोटीन जो शरीर में ऑटो इम्यूनिटी के थ्रू ऐसे सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं जो किसी बीमारी या किसी सिंड्रोम का कारण बनते हैं या उसकी ओर इशारा करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं प्रियॉन्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब जो पैथोजेंस हैं उनकी जितनी भी क्लासेस हैं वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा वो किसी भी होस्ट के अंदर, किसी भी सर्वाइवल बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसको इमीडिएटली इवेड करेगा, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले लेगा और डिस्ट्रक्शन होने लगता है होस्ट के इम्यून सिस्टम में। यानी कि जैसे ये बैक्टीरिया है, इन द केस ऑफ दिस कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सबसे पहले होस्ट में जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जाएगा, फिर उसमें से स्पेसिफिक टाइप की जो साइट है उसको ढूंढेगा। उस साइट पे पहुंचने के बाद में फिर वो जो कलेक्टिव न्यूट्रिशंस हैं उनको कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद फिर इसका दूसरा मोटिव होगा कि रिप्रोडक्शंस के थ्रू अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाए। मल्टीपल कॉपीज़ जब बनेगी तो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगी और वो सारे के सारे सेल्स दूसरी अन्य सेल्स पर इवेडिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और जो होस्ट बॉडी है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉयड होने लगेगी, कमज़ोर होने लगेगी और उसका क्या होगा, विनाश होने लगेगा और मोर्टेलिटी की तरफ भी वो जा सकता है। तो मोस्टली
इसमें हमें सारे जो पैथोजेंस हैं वो इनसाइड द बॉडी ही देखने को मिलते हैं। इनका जो नेचर है होता है वो इन्वेडिंग है इनसाइड द बॉडी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक कंडीशंस में नहीं होते। यानी कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, बेनिफिशियल मोड में होते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए मोस्टली नेगेटिव फॉर्म्स में होते हैं, उनके अंदर पैथोजेनिक या पैरासिटिक नेचर होता है। तो सभी बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव हैं वही होते हैं। अब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनके 5 मुख्य कारण हैं, यानी जो 5 मुख्य तत्व हैं वो हैं वायरसेस, और यहाँ पे देख लीजिए आप, एक तो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोअन्स एनिमल्स हैं और वॉर्म्स हैं। वॉर्म्स में भी आप हेलमिंथ पैरासाइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली आपके वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं, प्रोटोजोअन्स हैं और वॉर्म्स भी हैं। तो उन सभी की जो पैथोजेनिक कंडीशंस होती हैं, ऐसे माइक्रोस्कोपिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यानी ऐसे एनिमल्स, ऐसे पैथोजेनिक एनिमल्स जिनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है, उस अध्ययन को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और पैरासाइटोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर पैरासिटिक नेचर्स के एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से 2 स्पेसिफिक ब्रांच हो गई, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और पैरासिटोलॉजी। पैथोलॉजी वो सभी पैथोजेंस जो बीमारी का कारण बनते हैं, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे सूक्ष्म तत्व या जंतु जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा डायग्नोस या आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और पैरासिटोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर पैरासिटिक नेचर के यानी परजीविता के गुण वाले, जिसमें एक में प्लस पॉइंट हो और दूसरा नेगेटिव हो, यानी कि जो पैरासाइट है वो पॉजिटिव हो एनिमल और जो होस्ट है वो नेगेटिव फॉर्म्स के साथ हो। तो ऐसे अध्ययन को बोलेंगे, दोनों के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पाथवे है वो कुछ पाथवेज ऐसे हैं जिसकी वजह से पैथोजन होस्ट के अंदर प्रवेश करता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है, इन्वेड कर लेता है। तो वो कौन कौन से हैं? अब पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते हैं डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सिंपली आप देख लीजिए, निमोनिया है, ये बैक्टीरिया के द्वारा पाया जाता है जिसका नाम है स्पेसिफिक स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सीडोमोनास। ये बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। इसी तरीके से फूड बोर्न इलनेस होती है, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है जिसका नाम है शाइगेला, कैम्पाइलोबैक्टर एंड साल्मोनेला। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 नॉन स्पीसीज हैं ह्यूमन पैथोजेंस की, जिसमें वायरस शामिल हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ पैरासाइट्स, जो अभी तक नॉन स्पीसीज हैं जिनके द्वारा जो डिजीज़ होती है, एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स शो होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके के और भी कई सारी डिजीज़ हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जिस पे अभी फ़िलहाल स्टडी हो रही है। तो सबसे मोस्टली अगर हम देखा जाए तो हमारे प्लेनेट पे मुश्किल से 1% या 1% से भी कम पैथोजेंस हैं जो बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर 1% से ज़्यादा पैथोजेंस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे तब बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती है या बहुत बड़े ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो अभी जो रिकॉर्ड्स देखे गए हों उसमें नॉन स्पीसीज में से केवल 1% ही ऐसे हैं जो बीमारी या किसी भी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एक तरीका दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर एंटर करता है। तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हो, ये एल लैक्टिस है, यहाँ पे न्यूमोनी है एक बैक्टीरिया, इधर एरोगेनोज है, यहाँ पे सिलिएटेड सेल्स है, यानी कि आउटर कवरिंग सेल्स से हम दिखा रहे हैं। तो सिलिएटेड सेल्स के अंदर किस तरीके से ये बैक्टीरिया अंदर जाता है, ये बेसल सेल हैं, टाइट जंक्शन से होते हुए किस तरीके से वीक सिग्नल्स के द्वारा जा कर के वो सेल साइट पे अटैच होता है।
इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये रेड कंडीशंस में दिखाया गया है कि किस तरीके से इसको पंक्चर करता हुआ, रप्चर करता हुआ अंदर की तरफ जाता है बेसल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हुए। और एक्टिवेशन साइट पे जा करके डेंड्रिटिक सेल हो सकती हैं, न्यूट्रोफिल सेल हो सकती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, उनको पहुंच करके इन्फेक्ट करने का काम करता है। पैथोजेनिक इन्फेक्शन है तो सबसे पहले आप देखिए कि जो एक्सपोजर है, यहाँ पे पहला स्टेप होता है एक्सपोजर का, दूसरा एडिशन का है। एडिशन का मतलब वो जा कर के टारगेट साइट पे चिपकेगा एंट्री करने के लिए। उसके बाद इन्वेजन है, यानी कि अंदर की तरफ एंट्री करना स्टार्ट करेगा लोकोमोटिव फॉर्म में। तीसरा है कॉलोनाइजेशन, यानी कि अब इसके बाद में जा कर के वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, राइबोसोम्स पे पहुंच जाएगा और अपनी जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जीन सिंथेसिस के थ्रू प्रोटीन निर्माण करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि जब मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगेंगी तो स्पेसिफिक टाइप्स के जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है, उससे अलग कुछ टाइप्स की प्रोटीन्स भी बनना शुरू कर देंगी। जब दोनों टाइप्स की प्रोटीन्स बनेंगी तो वो मैच और मिसमैच पेयर्स बनते चले जाएंगे। कुछ प्रोटीन्स एक्सेप्टेड होंगी और कुछ प्रोटीन्स एक्सेप्टेड नहीं होंगी। तो एक्सेप्टेड प्रोटीन ना होने की वजह से टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वही टॉक्सिसिटी का कारण बनते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, जो टिश्यू है वो डैमेज होने लगेंगे। टिश्यू डैमेज होने लगेंगे तो सीधी सी बात है डिजीज़ होने लगेगी और सिम्टोमेटिक करेक्टर के थ्रू हमें बीमारी का पता पड़ जाएगा या डायग्नोस हम कर पाएंगे कि कौन सी बीमारी है और किसकी तरफ इशारा कर रही है। तो ये फाइनली एक प्रोसेस है पैथोजेनिक इन्फेक्शन का। इसी चीज़ को हम बैक्टीरिया के रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लाइफ साइकिल ले लेते हैं हम, ये एक लाइटिक साइकिल है। होस्ट बैक्टीरियल सेल है, इस तरीके से ये बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है। अब आप देखिए कि जो बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लियस है वो फेज डीएनए किस तरीके से सेल के अंदर एंट्री करता है। यहाँ पे होस्ट डीएनए है। होस्ट डीएनए में जाने के बाद बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लियर फेज है उसमें से डीएनए का कंटेंट बाहर निकल जाता है और ये डीएनए कंटेंट बाहर निकलने के बाद अपनी सुविधानुसार सेम सीक्वेंसेस के न्यूक्लियोटाइड्स को इम्प्रूव करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इसका प्रोसेस थोड़ा टिपिकल है, पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स पर जाकर के वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में कामयाब हो पाता है। ये लाइसोजेनिक साइकिल है। इसमें देखिए किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल है, आगे चल के वो इम्प्रूव होता है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल इसके साथ अटैच हो गया, दोनों की डॉटर कॉपीज से सेम कॉपीज़ के क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए सेगमेंट्स के द्वारा बराबर बराबर बांट ली जाती है और फाइनली जा कर के एक स्पेसिफिक टाइप का ये बैक्टीरिया जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आगे चल के सेल डिसफंक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मल्टीपल कॉपीज जहाँ बननी स्टार्ट हो जाएगी वहीं पे सेल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ स्लाइड्स हैं जिसकी मदद से आप जनरली जान सकते हो कि पैथोजेनिक नेचर क्या है, इन्फेक्शस डिजीज़ कैसे तैयार होती हैं, इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।